अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। किसी रियासत के सियासी बंदोबस्त, इदारों के इख्तियारात, कवानीन समेत पूरे रियासती ढांचे के सिमत का तयन आइन ही करता है। रियासत का एक बुनियादी दस्तावेज होने के बावजूद आइन में तरामीम की गुंजाइश भी इसीलिए रखी जाती है ताकि बदलते हालात के तकाज़ों के मुताबिक कवानीन में तब्दीली की जा सके। यही वजह है कि 1789 में फ़ाल हुए अमरीकी आइन में अब तक 27 और 1950 में बने भारतीय आइन में अब तक 106 तरामीम हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी बदलते हालात में कई अहम तरामीम मुतारिफ करवाई गई। 8वीं और 17वीं तरामीम तो फौजी हुक्मरानों के इक़दामात को जवाज़ बख्शने के लिए तराशी गईं, मगर बहुत सी तरामीम ने पाकिस्तान में जमहूरियत और वफाक को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। 13वीं तरमीम ने पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत किया। 14वीं तरमीम ने लोटा क्रेसी का रास्ता रोका, जबकि 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान के दरीना आइनी, विफाकी और सियासी मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा किया। 19वीं तरमीम इस हवाले से मुतनाज़ मानी गई कि पार्लियामेंट ने दबाव में आकर अपने इख्तियारात को सरेंडर कर दिया। अब 26वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत ने जिस तरह की राजदारी और जल्दबाजी का मुजाहिरा किया, उसकी हमारी हालिया तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अगर अदालती पैकेज वाकई ही जमहूरियत और पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाने जा रहा था तो फिर हुकूमत ने इस मामले को इतना खुफिया क्यों रखा? मुसव्विदे के हवाले से कन्फ्यूजन क्यों फैलाई गई? सबसे बढ़कर इतनी ज़्यादा फुर्तियाँ दिखाने के बावजूद हुकूमत इसे मंजूर करवाने में भी कामयाब क्यों नहीं हो पाई? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत ने कानूनी, सियासी और सहाफ़ती हलकों को इस तरमीम पर बहस के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दिया, तो इस हवाले से 1997 में मंजूर की गई 13वीं तरमीम की मिसाल पेश की जा सकती है, जिसके तहत 58(2)B के सदारती इख्तियारात को ख़त्म किया गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस तरमीम को ख़त्म करने का ऐलान किया और चंद रोज़ बाद ये तरमीम मंजूर कर ली गई। मगर चूंकि ये तरमीम पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बना रही थी, इसलिए उस वक्त की अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट फराहम की। इसी तरह 18वीं तरमीम ने चूंकि बहुत से अहम मसाइल को हल करना था, इसलिए कई माह तक उस पर काम होता रहा। मगर अब 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत ने जो मुनफरिद राह इख्तियार की, इसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 1 पेज पर होने के बावजूद हुकूमत ये तरमीम मंजूर करवाने में नाकाम क्यों हुई? क्या ये हुकूमती नाकामी ही है? फौजी आमिर के लिए 17वीं तरमीम को खामोश हिमायत फराहम करने वाले मौलाना फजलुर रहमान एक जमहूरी हुकूमत की तजवीज़ करदा 26वीं तरमीम मंजूर करवाने में हुकूमत का साथ क्यों नहीं दे रहे? और सबसे बढ़कर क्या हुकूमत को अपनी इस नाकामी की कोई बड़ी सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। हुकूमत अदालती पैकेज मंजूर करवाने में नाकाम, फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। फैसल वावडा का दावा कितना दुरुस्त? हसन निसार साहब, हुकूमत वाकई अहल नहीं रही आईनी तरमीम करने की, और आपको लगता है जिस तरह से इस चीज़ों को हैंडल किया गया है, क्या हुकूमत खुद अपना नुकसान कर रही है? हुकूमत तो डे 1 से अपना नुकसान कर रही है। इतना घाटे का सौदा मैंने कभी किसी नीम पागल को भी करते नहीं देखा, लेकिन जाहिर है हवस इक़्तिदार एक गंदी चीज़ है। देखें, ये जो फैसल वावडा ने कहा, मैं उससे बेहतर तबसरे की तवक्को करता हूँ। उसकी वजह है कि इनको नाहल और नकम्मा करार देना, ये तो कोई इंकशाफ नहीं है। आप भी गलती कर रही हैं जो फैसला वावडा ने की। ये तो अशरों के आजमाए हुए नाहल और नकम्मे ही नहीं, बदनीयत लोग भी हैं। आप इस दावे को इंकशाफ समझ के ट्रीट कर रही हैं। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। पूरा पाकिस्तान आज जहां खड़ा है वो इस बात की गवाही है कि हम बिल्कुल गैर जमहूरी, गैर इंसानी किस्म के लोगों की शिकारगाह से ज़्यादा कुछ नहीं है ये मुल्क। कोई एक चीज़ बता दें जो बिल्कुल दुरुस्त और ख़ूबसूरत समत में जा रही हो और ख़ूबसूरत रफ्तार के साथ जा रही हो। एक वो ये शर्म है नहीं, ठीक कहा है हसन निसार साहब, आप कह रहे हैं बिल्कुल गैर जमहूरी, गैर इंसानी, मैं इसे रवैये कहूँ, ऐसा क्यों है? आखिर ये ओथ लेकर कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने का अहद करते हैं, वादा करते हैं, तो फिर ये क्यों, ये चीज़ क्यों परवान चढ़ रही है? हाँ, देखें, बात सुने। रिश्ते निभाना सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? जो रूलिंग एलीट होती है उसका रिश्ता आवाम के साथ, जैसे बाप का अपनी औलाद के साथ। उसके लिए ज़र्फ चाहिए, ग्रेस चाहिए। वो सूफी शायर का एक मिसरा है, नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्म आया, 24 करोड़ गुच्छा जख्मी है। और नीच कोई ज़ात नहीं होती, नीच रवैये का नाम है। फ़र्क है बहुत।
ठीक ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, पिछले हफ्ते बुध को भी लग रहा था शायद ये आएगा, फिर हफ्ते के दिन, फिर इतवार के दिन, नाकाम हुई और एक्सेप्ट भी कर गया किसी तरीके से। वन पेज पर होने वाली हुकूमत एक आईनी तरमीम ला रही थी, मंजूर नहीं करवा सकी। शहबाज हुकूमत की बड़ी नाकामी है और ये वो है जो कहते थे कि सियासत नहीं रियासत बचाने के दावेदार रहे। रियासती मंशा के मुताबिक तरमीम मंजूर नहीं करवा सके, वन पेज रह पाएगा? ये वन पेज की हुकूमत रह पाएगी? पहली बात तो यह है कि हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो आइन में तरमीम हैं ये 234 आर्टिकल के तहत हैं। ये हुकूमत का हक नहीं होता, ये पार्लियामेंट का हक होता है। जब हमारे तमाम दानश्वर जो दानिश का इजहार कर रहे हैं इस बात को समझ लेंगे तो मामला कुछ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कतई कलामी की माजरत, क्या हुकूमत ये बात जानती है? शहबाज साहब 30 साल से सियासत कर रहे हैं, वो क्लोज टू हार्ट इसको रख के बैठे रहे, उनके लोग भी नहीं जानते थे। मेरी बात सुनो, मैंने क्योंकि आपने आइन की बात कर रहे हैं ना, आप आइन के हवाले से कर रहे हैं ना। हाँ। तो आइन ये कहता है कि 239 में लिखा हुआ है कि जो हक है ना तरमीम का उसके पास है, पार्लियामेंट के पास, हुकूमत के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास है। अच्छा, अब आपके सवाल के पहले जुज़ की तरफ आ जाते हैं। आपने फैसला दे दिया कि अदालती पैकेज मंजूर कराने में नाकाम, और भाई पेश ही नहीं हुआ तो नाकाम कैसे हो गया? आप उस रात की आनियाँ जानियाँ जो थी उसके हवाले से अगर आप कहते हैं नाकाम हो गया तो बिल्कुल आपका ये लफ्ज़ दुरुस्त है। अभी तो पेश ही नहीं हुआ, अभी तो इब्तदा करके उन्होंने कहा असेंबली का इजलास मुलतवी, सेनेट का इजलास मुलतवी। सर 15 घंटे कौमी असेंबली सेनेट के लोगों को पाबंद किया गया था, किसी मकसद को तो किया गया होता। मैं आपको पाबंद और बिना मुसव्वदा दिए और दिखाए और पूछे। देखें ना, उस मुझे बताओ टाइम की पाबंदी का आपके इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से क्या तल्लुक़ है कि मंजूर करवाने में नाकाम? एक दिन आप कह लें पेश करने में ही नाकाम, सामने लाने में ही नाकाम। तो भाई मुझे बात तो करने दो। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो आप अपने क्रेडिट में ले जाना चाह रही हो। करें। बात ये है कि ये जो तमाशा उस रात हुआ और उसके आखिर में जो उन्होंने 2 शराइत रखी कि हमारी ये 2 शराइत मान लें, हम सारी बातें मान लेंगे, ये सोचे समझे बगैर कि ये बातें जायज़ हैं नाजायज़ हैं। मसलन जो बिल है उसकी तो क्लास बाई क्लास डिबेट होनी चाहिए कि आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हो। जब 18वीं तरमीम का मसला आया तो इट टुक मंथ्स, महीने लगे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आसिफ जरदारी साहब से हमने पूछा कि आप कोई बात बताना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि जो रज़ा रुबानी है वो मुझे भी एक कुछ नहीं बताता, वो कहता है कि जब हम फैसला कर लेंगे तब हम अनाउंस करेंगे। गुड, वक्त लगा और कई ऐसी चीज़ें थी जो तब्दील की जा सकती थी जो ज़ियाउल हक ने बिला वजह डाली, लेकिन क्योंकि कंसेंसस नहीं डेवलप हो रहा था इसलिए उनको उस तरह नहीं छोड़ा गया। अब ये इतनी बड़ी बात है, ये एक लम्हे या एक घंटे या एक दिन की बात नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। क्या बुराई है कि अगर इसकी हर क्लास के ऊपर, हर आर्टिकल के ऊपर जो ये तब्दीली करना चाहते हैं करने। लेकिन मुझे अफसोस है असद कैसर जैसे आदमियों पर जिन्होंने बगैर सोचे समझे कह दिया कि इसमें 60 तरमीम हो रही हैं। देखें मेरे दोस्त, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप स्पीकर रहे हैं, जब विल को शेल से चेंज किया जाएगा तो ये तब्दीली होती है। लेकिन इसको आपने कहा कि 60 कवानीन चेंज किए जा रहे हैं। मुमकिन है 83 से ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्टर्ब हों अगर ये माना गया। तो पहला सवाल ही आपका गलत है कि मंजूर करवाने में नाकाम रहे। मैं कहता हूँ पेश ही नहीं हुआ, पेश ही नहीं हुआ, ये उनका दावा है। अगला सवाल है कि फैसल वाले ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। मैं बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूँ फैसल वाडा की इस ऑब्जर्वेशन से कि बुरी तरह नाकाम रही हुकूमती पार्टी अपने आप को भी बताने के लिए कि वो क्या कहने जा रहे हैं। ये सारी रात क्या बातें करते रहे। किसी के हाथ में आपने कोई कागज़ देखा, कोई पर्ची देखी, अंदर से कोई बयान आया कि ये हम जो तब्दीली नंबर 13 है हम इस पे इख्तिलाफ कर रहे हैं या तब्दीली नंबर 56 पे इख्तिलाफ कर रहे हैं? किसी ने ये फिक्रे दो कहे? इफ्तिखार साहब आप तो मुसव्वदा ही तलाशते रहे ना, मौलाना के साथी भी यही कहते हैं, अपोजिशन हुकूमती भी। आपका सवाल और है फिर जवाब और आप कहती है ना किसी के पास नजर आया, ये तो था ही नहीं। भाई आपने तो कहा मंजूर नहीं करवाया। मैं कहता हूं सर नियत तो मंजूरी की थी ना। देखें बात 2 बातों पर हो रही है कि नंबर नहीं था और मुसव्वदा नहीं था, यही दोनों तलाश की रही। ये भी आपकी गलतफहमी, नंबर नहीं था। अच्छा अगर उनकी 2 बातें मान ली जाए, मान ली गई। 2 बातें मान रहे हैं जिनके पास जा रहे थे,
मौलाना की 2 बातें जी, जिनके पास जा रहे थे रोज। क्या बातें हैं? बस ये बातें मैं आपको पता लग जाएगा। खुफिया रखी हुई हैं। देखिए, मैं इतना बाइल्म आदमी नहीं हूँ जिस तरह बाकी मेरे सहाफी हैं कि वो मेज के नीचे घुसे होते हैं। बता ही दे मौलाना साहब की कौन सी 2 बातें। मुझे नहीं पता। अगला सवाल यार, प्रोग्राम को खत्म करना है, मेरे से का ये नहीं। अगला सवाल है कि फैसल वाडा का दावा कितना दुरुस्त है। हुकूमती रवैये के हवाले से फैसल वाडा ने जो कहा वो दुरुस्त है। और आप देखें कि हुकूमत की जो फ्रंट रो है, 3 या 4 आदमियों के अलावा पीछे से कोई भी नहीं उनको सपोर्ट कर रहा था, ना बोल रहा था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि क्या है। और ये पार्लिमानी जमहूरियत की नफ़ी है, ये रवैया पाकिस्तान की पार्लियामेंट के खिलाफ है। अगर आपने शहबाज हुकूमत ने गैर जमहूरी रवैया दिखाया कि आपने भाई नवाज, हुकूमत वही है ना, और कौन है? शहबाज साहब की हुकूमत नहीं है। शहबाज आपने लफ्ज़ कहा, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ जिसमें सारे शामिल हैं। अब मेरी बात ख़त्म होने वाली है, मदाखलत मत कीजिएगा। मेरा मुतालबा है इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्या होगा? आपने 34 तरमीम पेश की, 24 हो जाएंगी, 10 ड्रॉप हो जाएंगी, लेकिन कंसेंसस तो हो जाएगा, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि आप 20 साल का प्लान लेके आए हैं। वो पिछले जो बैठा हुआ है एक आदमी जेल में, उसमें इल्ज़ाम था वो 20 साल के लिए आ रहा है। अब इनके साथ इल्ज़ाम है ये 20 साल के लिए आ रहे हैं। इसको ख़त्म करें। डिसाइड, डिस्कस विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो असल में हुक्मरान हैं। ठीक हो गया। शहजाद साहब, हुकूमत अभी भी तरमीम के लिए पुरुमीद है। गुज़िश्ता शाम भी मुलाकातें रही हैं, मुलाकातें आज भी हो रही हैं। क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी? अगर मौलाना मान भी जाएं, नंबर गेम भी पूरा हो जाए, तो एक और मामला भी साथ खड़ा है, वो है PTI की मखसूस नशिस्तों के अरकान का मामला। वहाँ 8 जजेस वजाहत देकर इलेक्शन कमीशन को दोबारा कह चुके हैं कि आप इनको नोटिफाई करें, ये मेंबर हैं और PTI के मेंबर हैं। आपको लगता है जो हुकूमत की उम्मीद है, जो ये करना चाह रही है, वो कर पाएगी? हाँ, मेरा ख्याल है कि इस तरमीम के ज़रिए उन जजों का ही बंदोबस्त करना मकसूद है। मेरा ख्याल है मैं इससे ज़्यादा क्लियरली बात और नहीं कर सकता, जो मुझे नज़र आता है। लेकिन आपने इतनी अच्छी तमहीद बांधी अपने सवाल की, और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको प्रेमाइज़ किया। लेकिन जब आपने सवाल पूछा तो फैसल वाडा का पूछ लिया। तो मुझे ये पहले बताइए कि क्या फैसल वाडा का नाम लेने से क्या वाकई में आप फैसल वाडा के उस सेंटेंस के बारे में पूछना चाहती हैं, या उसके थ्रू किसी और सोच का इजहार हमसे मांगना चाह रही हैं, या उसके ऊपर कमेंट चाह रही हैं? सर, मैं तो हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करना चाह रही हूँ। वो हुकूमत जो 1 पेज पर खड़ी है और बहुत से मामलात और काम सुलझाना चाह रही है, क्या वाकई वो इस अहल नहीं है, या अहल है और कर नहीं पाई किसी और में? क्या सबको पता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ना अहल है, ना लायक है। लेकिन मुझे लगता है कि नीयत में खलल ज़रूर है। ये नहीं मैं समझ सकता कि उनको पता नहीं है कि हो क्या रहा है, और अगर उनको पता है कि क्या हो रहा है और फिर भी वो इसके साथी हैं, तो फिर मैं उससे ज़्यादा उनके यानी नीयत और इखलास पे सवालात उठते हैं, जो कि ज़्यादा बड़े जराइम हैं एक नाअहलियत और नालायकी से, कि आपको पता भी हो और उसके बावजूद आप कुछ गलत कदम उठाएं। मैं ये क्यों कहता हूँ? आपने सवाल पूछा कि क्यों नहीं कर पाई है हुकूमत। इसलिए नहीं कर पाई कि तरमीम में वो वजन नहीं था जो कि उसको कैरी थ्रू कर जाता। तरमीम में जो तरामीम के अंदर जो झोल हैं वो सबके सामने वाज़े हैं। उसका मकसद नेक नज़र नहीं आता, उसकी नीयत में खलल मुझे नज़र आता है। और जब ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये जो आवाम जिसको कि आपने पिछले कोई 22 साल के अंदर या 15 साल के अंदर 16 साल में, जब से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया, फिर सोशल मीडिया जिस तरीके से प्रोलिफरेट किया है, फैला है इस पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में, मुमकिन ही नहीं रहा कि उसके अंदर से ये जो सुनने देखने वाले लोग हैं वो अखज़ ना कर पाएँ। आप कब तक जैगम साहब को चुप कराएंगे? मुझे ये बता दीजिए। एक जैगम नहीं तो कोई और जैगम उठ खड़ा होगा और उसको तिया पांचा कर देगा जो भी आप बात करना चाहेंगे, या जिस किस्म में होकर झोल होगा। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि झोल को झोल कहेंगे और जो अच्छी चीज होगी उसको अच्छा चीज कहेंगे। शहजाद साहब, बात इस सारे मलगूबे में, मेरी बात सुनिए, मेरे मुका, इस सारे मलगूबे में जो कि जिसको मीडिया कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और सोशल, उसमें से ये नतीजा अखज़ कर लेंगे तो वो पब्लिक सेंटिमेंट बनेगा। आज जिस सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसमिशंस आप लाइव प्रोसीडिंग्स ट्रांसमिट करते हैं, इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सेंसिटिव है अपने इमेज के बारे में, सेंसिटिव है पब्लिक परसेप्शन के बारे में। बहुत सारी चीजें जो कि खामोशी से हो जाया करती थी
अब जजेस जो बैठे हैं आसपास, चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ वाले क्या बोलेंगे, क्योंकि सब दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख रहा है। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि जो इमेज का जो है ना, जो एहसास जो है, और लोगों की सोच और फहम और अवाम की फहम, और जिस तरीके से जो बात की जाती है आजकल मीडिया के ऊपर, बावजूद इसके कि हम बहुत कहते हैं कदगन है, ये है, वो है, इसके बावजूद हम बात कर जाते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि सब का सब एक ऐसा प्रेशर बिल्ड करता है, एक ऐसा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बावजूद के पहले सौदेबाजियां करके निकल जाया करती थी, अब उनके लिए ये काम करना मुश्किल हो गया है। ये नहीं कि बंद हो गया है, मुश्किल हो गया है। बहुत सोच समझ के और फिर अपनी पूरी अपनी जो लेगेसी है उसको दांव पे लगा के ये काम करने पड़ते हैं। इतने आसान काम नहीं रहेगा। इसलिए ये जो इफ्तिखार साहब ने कहा कि इस पे बहस होनी चाहिए, खुल के बात की जाए, खुल के बहस हो, और जो फिर नतीजा निकलेगा वो पाकिस्तान के अवाम के हक में होगा, किसी खास ग्रुप पार्टी या किसी खास शख्सियत के हक में नहीं होगा। दुरुस्त हो गया। एक सवाल ज़हन में आता है, चले मैं अभी आगे बढ़ती हूँ। पता भी हो तो गलत कदम कैसे उठा सकती है वो सियासी जमातें जिनके पास डेकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स मौजूद हो, और फिर वो इतनी हल्की या ऐसी तरमीम कैसे ला सकते हैं जो इतनी मुतनाज़ बने? ज़ैगम साहब ये फरमाइएगा, PTI की तरफ से एक अभी से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब इंटरव्यू दे रहे थे कहीं, उनका ये कहना है कि PTI भी आईनी तरमीम के लिए राज़ी है, मगर वो दिसंबर तक का वक्त मांग रहे हैं। आपके ख्याल में PTI अहम तरीन आईनी ओहदेदार की रिटायरमेंट और इसी ओहदे पर नई तैनाती को लेकर सोच रही है, क्या वो वाकई तरमीम पर राजी हो सकती है अगर दिसंबर में होती है, और क्या वाकई हुकूमत दिसंबर तक उनके लिए इंतजार कर सकती है? मुझे मालूम नहीं जो इस वक्त का मुसद्दा इस पर PTI राजी हो सकती है या नहीं हो सकती। एक शहरी के तौर पे मैं तो नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का कोई भी कानून का तालिब इल्म जो हुकूमत के पेरोल पे ना हो वो इस पर राजी हो सकता है। देखिए, नाअहली की बात हुई, कल मुझे पता चला कि अल्लाह पाक ने नालायकी और नाअहली भी बेमकसद नहीं बनाई। कितने गुनाह हैं, कितने नामुनासिब काम हैं जो हम सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाते कि हम बुज़दिल होते हैं, नाअहल होते हैं, निकम्मे होते हैं। बहुत अच्छी बात इफ्तिखार साहब ने बताई कि कानून साजी पार्लिमान का हक है, पार्लिमान सुप्रीम है। मैं भी पार्लिमान के साथ काम करता हूं, वक्तन फवक्तन। पार्लिमान बरतर है, और हुकूमत ये कहती है कि ये आईनी पैकेज पार्लिमान की बरतरी के लिए था। उस पार्लिमान की बरतरी के लिए जिससे इस आईनी पैकेज को खुफिया रखा गया था, जो रबड़ की मोहरें लेकर बैठे हुए थे, मालिकान कागज लाएंगे और हम ठप्पा लगा के जाएंगे और घर जाके सोएंगे। इस पार्लिमान की बरतरी के लिए, जिसमें वजीर आजम साहब आना पसंद नहीं करते, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आवर नहीं होता, जहां पे वज़रा नहीं आते, सवालों के जवाब नहीं देते, कमेटियों में हाजिर नहीं होते, उस पार्लिमान की बरतरी के लिए अचानक पार्लिमानी बरतरी याद आ जाती है इनको। देखिए, जो ये करने जा रहे थे, सिर्फ एक दो चीजें उसकी देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनानी है। अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस का तकर्रुर जरदारी साहब ने करना है मियां शहबाज शरीफ साहब के मशवरे से। तो जरदारी साहब के दोस्तों में भी बहुत सारे वकला हैं, क्योंकि शर्त यह है कि 15 साल की वकालत का तजर्बा। तो जरदारी साहब के जो जिगर गोशे, जो उनके बग्गू गोशे दोस्त जिनको हर ओहदों पर लाते हैं, उनमें भी तो बहुत से होंगे ना लोग। और मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ साहब की बिरादरी में भी बहुत सारे लोग होंगे, तो पेटरेज का एक और दरवाजा खुल जाता, और ये जो मुसीबत चंद जजेस ने डाली हुई है ये भी खत्म हो जाती। और जो ये मुसलसल कहते हैं कि अदालत में सियासत आ गई है, देखिए अदालत की सियासत खत्म करने का क्या शानदार तरीका है। जरदारी साहब और मियां साहब मिलकर एक नई अदालत ही बना दें जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो। सियासत तो मुक गई ना, उसके बाद कहां सियासत बचेगी सुप्रीम कोर्ट में? उस दिन सियासत का तो खात्मा हो जाएगा। फिर तमाम मामलात को, जुडिशल मामलात को एक कमीशन देखेगा जिसके 13 मेंबर होंगे। 13 में से 6 कहां से आएंगे? 6 की अपॉइंटमेंट वो कोर्ट करेगी जिसकी अपॉइंटमेंट जरदारी साहब और मियां साहब ने की है। फिर 2 इसमें वजीर होंगे। कितने हो गए? 6 और 2 8।
तो इनकी जेर निगरानी होगा पाकिस्तान का पूरा जुडिशल निजाम। गई ट्राइकाटमी ऑफ पावर, पूरा आपका अदलिया का निजाम जिसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में, दुनिया के किसी भी निजाम में। सही। अदलिया तो 1000 साल पहले की अच्छी सल्तनतों में भी बादशाह से आजाद हुआ करती थी। हसन साहब 100 कहानियां सुना देंगे जहां पे आजाद अदलिया जो है वो बादशाह का हिसाब ले लिया करती थी। और ये आज के जमहूरी बादशाह कहते हैं अदलिया हमारे थल्ले होना चाहिए, तब जमहूरियत जो है वो पनप जाएगी। अदलिया को भी तो सोचना चाहिए ना। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, लेकिन पार्लियामेंट के अपने हदूद होते हैं, एक ट्राइकाटमी ऑफ पावर होती है। पार्लियामेंट के आसपास पार्लियामेंट को भी चेक्स एंड बैलेंसेस किए जाते हैं। ये नहीं होता कि पार्लियामान के नाम पे जो है दो खानदान जो चाहे करें, हाइब्रिड सिस्टम जो चाहे वो करे। अल्लाह की मेहरबानी है कि ये नालायक हैं। अगर ये लायक होते तो पाकिस्तान का जो हशर होना था उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये सिर्फ 1-2 चीजों में ही लायक है, आपके इंटरेस्ट में ही लायक है। और अगर साथ साथ आप देखें ना, ये जीनियस भी होते हैं, सच्ची में ज़हीन होते हैं, सच्ची में काबिल होते हैं। इनकी नाअहली का तो मुल्क ने कबाड़ा किया है, लेकिन इनकी काबिलियत का इसकी वजह से इस मुल्क का और ज्यादा कबाड़ा बना। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात पाकिस्तान में पोलियो जान छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है, हम कहां पर गलती कर रहे हैं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दुनिया के कुल 195 ममालिक में से सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहां आज भी पोलियो वायरस मौजूद है। बदकिस्मती से इन 2 में से एक मुल्क पाकिस्तान है। 1994 में उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने आसिफा भुट्टो को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पाकिस्तान में पहली दफा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया था। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अब जल्द ही पाकिस्तान पोलियो फ्री ममालिक में शामिल होगा, क्योंकि अब रियासत खुद मुतहर्रिक हो गई है। मगर आज 30 साल बाद भी पाकिस्तान में मुसलसल पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रवां साल अब तक पोलियो के 17 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। रवां साल के 17 केसेस में से 12 केसेस बलूचिस्तान, पंजाब, जहां गुज़िश्ता 3 साल से कोई केसेस नहीं थे, वहां से इस साल 1 केस, सिंध से 3, जबकि इस्लामाबाद जो गुज़िश्ता 16 साल से पोलियो फ्री था वहां से भी 1 केस रिपोर्ट हुआ है। मुख्तलिफ शहरों और मकामात पर पानी के 112 नमूनों में इस वक्त वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान में अब तक कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जब मुल्क में पोलियो वायरस का कोई नया मरीज सामने न आया हो। एक पोलियो हेल्थ वर्कर के मुताबिक सिर्फ पेशावर में हर साल तकरीबन 20,000 घर पोलियो वैक्सीन को मुस्तरद कर देते हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में बाकायदगी से पोलियो वैक्सीन की मुहिम चलाई जाती है, मगर पोलियो केसेस खत्म होने के बजाय बढ़ रहे हैं। पोलियो हेल्थ वर्कर्स पर हमले मामूल बन चुके हैं। रवां बरस अब तक 17 पोलियो हेल्थ वर्कर्स जान से जा चुके हैं। नाखानदगी और इससे जुड़े समाजी रवैये, पोलियो वैक्सीन के बारे में मालूमात की कमी, वैक्सीन से मुताल्लिक बेबुनियाद मफरूज़ों और अफवाहों का फैलाव, हुकूमती और इंतजामी नाअहली, पोलियो टीमों को दरपेश सिक्योरिटी के मसाइल, वो बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अभी तक पोलियो फ्री नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लोग बगैर किसी खौफ के ये फैसला करते हैं कि हम अपने इलाके में पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाने देंगे। अब तो पोलियो वैक्सीन और फंड्स फराहम करने वाले आलमी इदारे भी सवाल उठाने लगे हैं कि 30 साल से मुसलसल पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स के बावजूद मुल्क से पोलियो क्यों खत्म नहीं हो रहा। आखिर हम 3 दहाइयों में माशरती रवैये क्यों ना बदल सके, क्यों लोगों को ये नहीं समझा सके कि पोलियो के ये 2 कतरे आपके बच्चे की जिंदगी मौत का मसला है। सवाल तो ये भी है कि वो हुकूमतें और सियासतदान जो बज़ाहिर अपने मतलब की कानून साजी करने के लिए दिन और रात का भी फर्क नहीं करते, मगर कौम के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की कोई फिक्र ही नहीं है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल इस तरह से, दुनिया ने पोलियो से निजात हासिल कर ली, पाकिस्तान 30 साल बाद भी पोलियो ज़दा, बड़ा जिम्मेदार कौन, हुकूमतें, इंतजामी मशीनरी या फिर समाजी रवैये। ज़ैगम साहब, रिपोर्ट हम देख रहे थे, इसके अंदर तो यहाँ तक कहा कि बहुत से इलाकों में तब लोग काम करवाने जो अपने ज़रूरी काम हो इलाके के, सड़कें बनवाना या कोई और पानी के मसाइल, वो इस बुनियाद पर बारगेन करते हैं कि हम तब पोलियो पिलाएंगे इस इलाके में कि अगर आप हमारे फलां मसाइल हल कर दें। सर, कहाँ गलती हो रही है कि हम मसले से निकल नहीं पा रहे? देखिए आयशा, जरा 1 मिनट के लिए उस जैसे इलाके के वालिदैन बनकर सोचते हैं। मुझे हुकूमत कहती है कि पोलियो से बच्चे माजूर होते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाओ।
और मैं कहता हूं कि पिछले 5 साल में मेरे 2 बच्चे दस्तों की बीमारी से मर गए। मुझे निमकोल नहीं मिला, मुझे आपकी एंटीबायोटिक नहीं दी। आज आपको मेरे बच्चों से कैसे मोहब्बत हो गई? पाकिस्तान में हर साल 53,000 बच्चे दस्तों की बीमारी से मर जाते हैं। पाकिस्तान में जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 40 बच्चे 28 दिन के अंदर मर जाते हैं। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान मासूम बच्चों की मौत में, नियोनेटल डेथ जिसको कहते हैं, पैदा होते ही चंद दिनों में जो बच्चे मरते हैं। पहले नंबर पे नाइजीरिया, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक बीमारी को आप अलग करें और आप कहें हम इस बीमारी को खत्म कर देंगे, बच्चों को सेहतमंद नहीं बनाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं देंगे? ज़ैगम साहब, एक मामला, कतई कलामी की माजरत, एक मामले, एक मसले के लिए दुनिया आपको फंड कर रही है, दहाइयों से फंड कर रही है, फाउंडेशंस फंड कर रही हैं। दुरुस्त जी, मैं उस तरफ आता हूं जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। हमें यह भी एहसास नहीं दुनिया में क्यों नमूना बने हुए हैं? इसलिए देखिए, इसलिए कि जब आप मुल्क में आप सेहत का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बच्चे आपकी तवज्जो ही नहीं है और सिर्फ एक बीमारी को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो फेल हो रहे हैं। उसमें बहुत सारी बातें देखिए, फेलियर का लेवल देखिए, बहुत बड़ी नाकामी है। पोलियो बहुत संजीदा मर्ज है। एक बच्चा भी अगर माजूर होता है तो वो छोटी बात नहीं है पूरी जिंदगी के लिए। वो एक माशरे पर धब्बा है उसकी, यानी धब्बा हम पे हमारी जिम्मेदारी का है, वो बच्चा नहीं, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। ये माशरा, ये रियासत, उसकी जिम्मेदारी है एक बच्चे की माजूरी की, और यहाँ सैकड़ों बच्चे माजूर हो रहे हैं। मैं उस बात से इत्तफाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस बच्चे को पूरे देखो, उस बच्चे की पूरी सेहत के जिम्मा लो। देखिए 1988 में जब दुनिया ने फैसला किया कि पोलियो को खत्म करना है तो 30,50,000 बच्चे हर साल पोलियो का शिकार होते थे। कब? 1988 में, और 125 मुल्कों में। और 3,50,000 से आज बात आके ठहरी है 200 पर, 100 पर, 300 पर, और सिर्फ 2 मुल्क हैं। ठीक हो, एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान और एक पाकिस्तान। ठीक। सोमालिया जहां पे जंग है, मजहबी इंतहा पसंदी, उसने काबू पा लिया। इराक ने काबू पा लिया। देखिए इम्यूनाइजेशन सर, इस वक्त राइट नाउ गजा की पट्टी में पोलियो कतरे पिलाने का काम 90% मुकम्मल हो गया है। हम जहां मिसालें दे रहे हैं अफगानिस्तान, हमारे हालात तो बहुत बेहतर है। हसन निसार साहब, 30 साल से मुफ्त वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन पिलाने में बेजाब्तगी और नाअहली हैं। जो पिलाने जाते हैं उनको सिक्योरिटी के मसाइल हो जाते हैं। फंड्स देने वाले भी अब चिल्ला उठे हैं। हम क्यों नहीं ये काम कर पा रहे? ये आयशा, हर रोज़ का हमारा तो काम ही, ये धंधा ही ये है। हम फोड़े फिंसियाँ ढूंढने बैठ जाते हैं, उनके आज़ाद शुमार, ये फिंसी कैसी है, ये फोड़ा कैसा है। कहानी थोड़ी और है। हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा पॉपुलर है और इससे ज़्यादा घटिया जुमला मैंने कभी सुना नहीं, बहुत मकबूल है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा, सो पोलियो की निजात को छोड़ें, बड़ी खूबसूरत बात जैगम साहब ने की है, लेकिन ये बेईमानी बातें हैं, कहानी कहीं और है। पोलियो की निजात को छोड़ें और इस बात पे फ़ख्र करें कि हमने कई किस्म के पोलियो इजाद किए हुए हैं जो हमारे यहाँ माशाअल्लाह धड़ाधड़ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी हो रहे हैं। इक्तिसादी पोलियो है, अखलाकी पोलियो, सियासी, इंतज़ामी, रूहानी, फ़िक्री, इल्मी, तख्लीकी, नफ्सियाती, तबकाती, जज्बाती, अदालती। कोई ये एक शोबा मुझे बताओ। एक क्रिकेट शेयर उठाए फिरते थे बच्चे छोरों की तरह, हॉकी होती थी कभी, चलो कुछ भी नहीं है, घटिया काम है, सेकेंडरी चीजें हैं। ये रजे हुए लोगों के नखरे हैं, फुटबॉलर पैदा करना और फलाना। हमने छोड़ा ही कुछ नहीं। आप पोलियो 200, 400, 500 हज़ार बच्चा, कौन सी क़यामत आ जाएगी? पूरी की पूरी आबादी मर रही है। एक औरत पैसे बचाती है 15-16 हज़ार अपने इलाज के लिए, बिल आ जाता है, वो बिल अदा करके बिजली का गंदे खाले में छलांग मारती है। आपको पोलियो की पड़ी हुई है। देखो, एक जुमला है बस, गुर्बत जहालत को और जहालत गुर्बत को जन्म देती है। यहां 77 साल से ये साइकिल चल रहा है और हम, जिन्हें में टैलेंट की कमी नहीं है, इस जुमले का शाहकार है।
कुछ भी नहीं होना। हम बिट्स एंड पीसेस में एक चुपटी सी है चुकी है, पहले हम डिस्कस कर ले, कुछ भी नहीं। तो कहीं और जाओ, इन सवालों का जवाब ये नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकल किस्म के ये वो सारा सब अपनी जगह पे। चोरों के पीछे मत भागो, मां मारो ना दी। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, हम इस इशू पे अक्सर औकात पहले भी बात कर चुके हैं। बड़ा अहम मामला है, सिर्फ यही नहीं और भी ऐसे बहुत से मसाइल हैं। क्या बात करने से भी समझ में नहीं आती लोगों के, इंतज़ामिया के, अवाम के, हमारे समाजी रवैयों में तब्दीली, या बात करनी ही छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि जैसे हसन निसार साहब कह रहे हैं कि यहाँ तो कई तरह का पोलियो है, तो क्या बात करनी ही छोड़ दी जाए? नहीं, हसन साहब ठीक कह रहे हैं इन द सेंस कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का या हमारे मुल्क का या कौम का जो मुख्तलिफ उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो तकरीबन सब ही इतने बुरे तरीके से मुतासर हैं कि लगता है कि हर एक को पोलियो हो चुका हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम उस हर किस्म के पोलियो को रहने दें? हम हर किस्म के पोलियो पे जिस दिन भी वो बहस में आता है, हम कोई ना कोई कोशिश करके उस पोलियो का कोई सिरा निकालने की कोशिश करते हैं कि शायद इसमें दुरुस्तगी आ जाए, शायद एक तरीका आगे बढ़ने का, कोई एक तरीका हमें सिरा मिल जाए जिससे ये उलझाव ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी इस ओवरवेलमिंग जो हमारी नेगेटिविटीज़ हैं इनको लेके हम यही समझें कि शायद यही हमारा मुकद्दर है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कोशिश हो, जहाँ पर फंड्स हों, जहाँ पर एफर्ट हो, हमें उस तरीके से उस पर लड़ने की ज़रूरत है। बेशक महाज बहुत सारे हैं, लेकिन क्या जब बहुत सारे महाज हों तो सब महाजों से पीछे हट जाना चाहिए, या जिस महाज पे आपकी एक मुमकिन पॉसिबिलिटी है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बहरहाल उनकी बात भी सही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कहेंगे कि अगर इस किस्म की एफर्ट करने की ज़रूरत है, और है, बिल्कुल है, आपने इसका जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है हमें करते रहना चाहिए। बात यह है जो मैं आपसे सवाल उठाना चाहता हूँ, क्या वजह है कि यहाँ के लोग जो हैं बलूचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के, वो रियासत का जो पैगाम है वो क्यों नहीं मानते? क्या वो समझ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी औलाद को किस किस्म के खतरात हैं? या वो रियासत पे यकीन नहीं रखते, या उस पैगाम देने वाले पे यकीन नहीं रखते, या वो इंतजामी मशीनरी है जो कि रियासत की तरफ से आती है उसको बिलीव नहीं करते? तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरीके से मैं देखूं तो फिर मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है। फिर मुझे नजर आता है कि वहां पर किस किस की सुनी जा रही है, वो कितनी कुव्वतें हैं जो अपनी आवाज उस सामे तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं जहां पर रियासत भी पहुंचना चाह रही है, और वो आवाजें रियासत की आवाज से ज्यादा बिलीवेबल हैं और ज्यादा तनव्वुर और ज्यादा ताकत वाली हैं कि वो बात पहुंच जाती है लेकिन रियासत का पैगाम नहीं पहुंच पा रहा, जो कि उनकी अपनी औलाद के बारे में। तो मैं अगर आपकी जगह पे हूं या अपनी रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी आवाज क्यों उन तक नहीं जा रही। बेशक एक माशरे में इंतशार है, बेशक वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव पैगाम और नेगेटिव मैसेजिंग है, लेकिन फिर भी मुझे एक रियासत होते हुए उसके ऊपर काबू भी पाना है, अपना पैगाम भी देना है, और फिर ये जो सहूलत अगर हमारे हाथ में आई है तो मैं इसको मुयस्सर भी कराना चाहिए। ये इंतजामी समझ लीजिए या हुकूमती समझ लीजिए या रियासती समझ लीजिए, कमजोरियां बहुत सारी हैं जो कि कम से कम इस शोबे के अंदर इनको यकजा करके इनको हल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ठीक है इफ्तिखार, अभी से एक साल में 17 पोलियो हेल्थ वर्कर्स जान से चले गए, और बहुत से इलाके ऐसे हैं केपी बलोचिस्तान में जहां वो पहले से तय करते हैं कि हम तब पिलाएंगे अगर हमारा फलां मसला हल होगा। कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए, या पैगाम ही दुरुस्त तौर नहीं पहुँच पा रहा है? पहले तो मैं उन 17 पोलियो वर्कर्स जो मारे गए, मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया जाए। दे डिज़र्व इट, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि 200 बच्चे पोलियो से मर जाते हैं तो रियासत नाकाम हो गई है और रियासत की बात सुन नहीं रहे और लोग रियासत की गुफ्तगू को मानने को तैयार नहीं है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं शहजाद साहब की इस बात से भी इत्तफाक करने को तैयार हूँ कि हर शोबा का जो मसला है उसको हम मिक्स ना कर दिया करें दूसरी चीज़ों के साथ। अगर ऐसा मामला है तो फिर क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा हर शोबा पोलियो ज़दा है? तो जब हम कहते हैं कि हमारा हर शोबा पोलियो ज़दा है तो उसमें हम भी तो शामिल हैं ना, आवाम भी तो शामिल है ना। जो बयान लाउड स्पीकरों पे कौन बयान जारी करता है कि
पोलियो की टीम को इलाके में मत आने दो? क्या उनको कोई रोकता है? तो ये भी ज़रा गौर करें कि हम सारे के सारे बहैसियत कौम क्या कर रहे हैं और हमारा किरदार क्या है। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सरदार साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए, कि बिल्कुल उनका पॉजिटिव बात है। ठीक हो गया जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।